नमस्कार एंड वेलकम टू क्यूरियसली एजुकेशन। दोस्तों, मैं हूं प्रशांत मावानी। आई होप यू आर डूइंग गुड। आज हम अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में बात करने वाले हैं। अटॉर्नी जनरल वाला टॉपिक जो है ये अभी न्यूज़ में काफ़ी है, राइट। और जो स्टूडेंट्स जिनको अटॉर्नी जनरल के बारे में सारी चीज़ें पता है उनके लिए ये एक रिवीजन लेक्चर हो जाएगा, और वे सारे स्टूडेंट्स जिनको अटॉर्नी जनरल के बारे में, उनके फंक्शंस के बारे में, पावर्स के बारे में पता नहीं है, उनके लिए एक नया, कहते हैं ना, जो फेदर इन द हैट, यानी कि एक नई चीज़ जो है वो आपको आज से पता चल जाएगी। तो नए स्टूडेंट से यही आग्रह है कि इस वीडियो को आप एक बार नहीं, राइट, 2 या 3 बार देखिएगा ताकि सारे पॉइंट्स जो हैं वो आपको ईजिली समझ में आ जाए। तो लेट्स स्टार्ट। आपकी स्क्रीन पर जो तस्वीर है ये एक जाने माने हमारे देश के सीनियर एडवोकेट हैं। इनका नाम है मुकुल रोहतगी साहब। मुकुल रोहतगी साहब चर्चा में इसलिए हैं, चर्चा का विषय इसलिए हैं क्योंकि भारत सरकार ने उनको एक ऑफ़र दी। ऑफ़र ये कि आप भारत सरकार के अटॉर्नी जनरल बन जाएं, लेकिन मुकुल रोहतगी साहब ने इस ऑफ़र को डिक्लाइन कर दिया है। पहले उन्होंने यस कहा था, पहले उन्होंने कहा कि हाँ वो फिर से अटॉर्नी जनरल बनने के लिए तैयार हैं, लेकिन उनका एक स्टेटमेंट जो है उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस को दिया। उन्होंने उसमें ये कहा है कि सेकंड थॉट्स के बाद उन्होंने ये सोचा कि उनको अटॉर्नी जनरल जो है वो नहीं बनना है। अब अटॉर्नी जनरल की जो पोस्ट हैं, अभी तक हमारे देश के इतिहास को देखेंगे तो यू विल फाइंड कि जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है तब से अटॉर्नी जनरल की पोस्ट को हमारे देश के फाइनेस्ट ज्यूरिस्ट्स, राइट, फाइनेस्ट जो लॉयर्स हैं, टॉप नॉच लॉयर्स जो हैं, उन्होंने हमेशा इस पर्टिकुलर पोस्ट को ऑक्यूपाई किया है। स्टार्टिंग हुई MC सेतालवट साहब से, उसके बाद CK दफ्तरी, सोली सोराबजी, एक बहुत ही बड़ा नाम, मिलोन के बनर्जी और मुकुल रोहतगी साहब। 2014 से 2017 तक यही मुकुल रोहतगी साहब जो हैं वो हमारे देश के अटॉर्नी जनरल थे। फिर 2017 के बाद उनकी जगह पर आए KK वेणुगोपाल साहब। करंट हमारे अटॉर्नी जनरल जो हैं वो हैं वेणुगोपाल साहब, जिनकी तस्वीर आपकी स्क्रीन पर है। अब प्रॉब्लम क्या हुआ? प्रॉब्लम और कुछ नहीं है। हमारे KK वेणुगोपाल साहब जो हैं उनकी एज है 91 ईयर्स। गॉड ब्लेस हिज हेल्थ, गॉड ब्लेस हिम। काफ़ी अच्छी हेल्थ है उनकी, लेकिन ऑफ कोर्स यू कैन अंडरस्टैंड कि 91 ईयर्स की उनकी एज है और अटॉर्नी जनरल जो हैं उनकी ऑफिस काफ़ी बिजी रहती है। भारत सरकार के सारे जो बड़े बड़े छोटे केसेस जो हैं, तो सारी चीज़ें जो हैं वो उनको देखभाल करनी पड़ती हैं। तो यू कैन अंडरस्टैंड कि कितना कार्यभार जो है वो उन पर होता होगा, किसी भी एज पर होता होगा। लेकिन यहाँ पर उनकी एज है 91 ईयर्स। तो अपनी एज को ध्यान में रखते हुए वेणुगोपाल साहब ने सरकार को ये कहा है कि अब वो इस पोस्ट को कंटिन्यू करना नहीं चाहते। आने वाले समय में वो रिटायर होने वाले हैं। आई थिंक 30 सितंबर को वो रिटायर हो जाएंगे। तो अब वो रिटायर हो गए और अब वो इस पोस्ट को कंटिन्यू नहीं करना चाहते। तो ये हैं करंट की चीज़ें, राइट। न्यूज़ में ये टॉपिक जो हैं वो इस वजह से हैं क्योंकि वेणुगोपाल साहब जो हैं वो कंटिन्यू नहीं करना चाहते और मुकुल रोहतगी साहब ने इस पोस्ट को फिर से संभालने के लिए मना कर दिया है। अब बात करते हैं अटॉर्नी जनरल के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। यहाँ पर AG का मतलब है अटॉर्नी जनरल। तो अटॉर्नी जनरल जो होते हैं ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, याद रखिए मैं यहाँ पर राज्य सरकार की बात नहीं कर रहा हूँ, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की। ये चीज़ें क्लैरिफाई करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किसी भी प्रकार की कंफ्यूजन यहाँ पर नहीं रहनी चाहिए। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इनको कहा जाता है। तो इंडिया जब शब्द लगता है तो आपको यह समझना है कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट के फर्स्ट लॉ ऑफिसर हैं। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफिसर? बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आप इसको समझ लीजिए। ये सेंट्रल गवर्नमेंट के एडवोकेट हैं, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के लॉयर हैं, राइट। हमारे देश की सारी कोर्ट्स, यहाँ पर ऐसा नहीं लिखा है सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट्स, राइट, यहाँ पर लिखा है सारी कोर्ट्स, ऑल कोर्ट्स, राइट ऑफ ऑडियंस इन ऑल कोर्ट्स ऑफ द कंट्री। बेसिकली हमारे देश में अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, किसी भी कोर्ट में अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कोई केस चल रहा है तो उसमें अटॉर्नी जनरल साहब जो हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये चीज़ आप समझ लीजिए। ओके, आर्टिकल 72 सब आर्टिकल 2 क्या कहता है? अब कॉन्स्टिट्यूशन में जो चीज़ें लिखी गई हैं अटॉर्नी जनरल के बारे में उसको हम देखेंगे। इससे आपको ये भी पता चलता है कि अटॉर्नी जनरल की
पोस्ट जो हैं ये कॉन्स्टिट्यूशन में ही मेंशन की गई हैं। आर्टिकल 76 सब आर्टिकल 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सेज it shall be the duty of the Attorney General to give advice to the Government of India upon such legal matters। जो लीगल मैटर्स होती हैं तो उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट को, केंद्र सरकार को सलाह देने का काम जो है वो कौन करता है? अटॉर्नी जनरल, एज पर आर्टिकल 76 सब आर्टिकल 2, and to perform such other duties of legal character as may from time to time be referred or assigned to him by the President। अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो हैं वो अटॉर्नी जनरल को कोई ड्यूटी सौंपते हैं, राइट, किसी पर्टिकुलर केस में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट करने की कोई ऐसा असाइनमेंट उनको देते हैं, तो ये असाइनमेंट जो है एज पर आर्टिकल 76 सब आर्टिकल 2 जो है वो अटॉर्नी जनरल साहब को करना पड़ता है। ठीक है, तो दो चीज़ें यहाँ पर हमने सीखी है, एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट को एडवाइस देना, एंड सेकंड थिंग इज़ कि प्रेसिडेंट अगर कोई लीगल मैटर में चाहते हैं कि अटॉर्नी जनरल साहब वहाँ पर जाए और केस को हैंडल करें, तो ये चीज़ एज पर आर्टिकल 76 सब आर्टिकल 2 अटॉर्नी जनरल को करनी पड़ती है। ठीक है, ये उनकी ड्यूटी का पार्ट है, ये कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। कॉन्स्टिट्यूशन ये भी कहता है The AG is supposed to discharge the functions conferred on him by or under this constitution or any other law for the time being in force। कॉन्स्टिट्यूशन में जो कोई भी चीज़ है या फिर कोई लॉ जो है, अगर कोई लॉ अभी एक्टिव है, जो कानून है हमारे देश का, तो उसके हिसाब से उनको ये ड्यूटीज़ जो हैं वो फंक्शंस जो हैं वो डिस्चार्ज करने पड़ते हैं। अगेन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लॉयर हैं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के काम जो हैं वो उनको संभालने हैं, सारे लीगल मैटर्स एंड थिंग्स लाइक दैट। आर्टिकल 88 ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई सारे MCQs जो हैं इस पर्टिकुलर चीज़ पर पूछे गए हैं, आप इसको अच्छी तरीके से समझ लीजिए। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया शैल हैव द राइट टू स्पीक इन and otherwise to take part in the proceedings of either house, any joint sitting of the houses and any committee of parliament of which he may be named a member। अगर प्रेसिडेंट जो हैं लेट्स से किसी चीज़ के लिए अटॉर्नी जनरल साहब को कहते हैं कि आपको लोकसभा में हाजिर रहना है या फिर राज्यसभा में हाजिर रहना है, या फिर जो जॉइंट सिटिंग होती है दोनों लोकसभा और राज्यसभा की जो जॉइंट सिटिंग है तो उसमें, या फिर कोई ऐसी पार्लियामेंट की कमेटी है, तो ये चार चीज़ें हैं कमेटी, राइट। नंबर 1 इज़ राज्यसभा में, या तो लोकसभा में, या तो राज्यसभा में, या तो जॉइंट सिटिंग में, या फिर कोई कमेटी में। तो ये कमेटी में बैठ सकते हैं, उसके मेंबर बन सकते हैं कमेटी के, या फिर लोकसभा राज्यसभा में बैठ सकते हैं, जॉइंट सिटिंग में बैठ सकते हैं, और उनके पास राइट टू स्पीक इन है, उनको बोलने का अधिकार है, पार्लियामेंट में उनको बोलने का अधिकार दिया गया है। अब प्रश्न आपको ऐसा नहीं पूछा जाएगा, ऐसा भी पूछा जा सकता है कि क्या उनको बोलने का अधिकार है, तो आंसर इज यस। आर्टिकल 88 क्लियरली कहता है, राइट, कि पार्लियामेंट में वो बैठ सकते हैं, बोल सकते हैं, लेकिन क्या वोट देने का अधिकार उनका है? However, he shall not by the virtue of this article be entitled to vote। आप एक चीज़ क्लियरली समझ लीजिए कि वोट देने का अधिकार जो है वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का ही है। जो मेंबर्स होते हैं पार्लियामेंट के, एमपीज जो हैं, वही वोट दे सकते हैं। अटॉर्नी जनरल साहब जो हैं वो वोट नहीं दे सकते, वो बोल सकते हैं, ही कैन स्पीक, ही और शी कैन स्पीक, बट ही और शी कैन नॉट वोट। ये चीज़ आपको क्लियरली पता होनी चाहिए। तो इसमें कोई, आई बिलीव कोई डाउट नहीं होगा, आपको समझ में आ गया। अगेन एक छोटा सा रिविजन, ही हैज़ राइट टू स्पीक बट कैन नॉट वोट, ये चीज़ समझ लीजिए। दूसरे देशों में कुछ अलग है। फॉर एग्जांपल इंग्लैंड, वेल्स जो हैं ये यूके का ही एक पार्ट है। तो यूके जो है वो इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड, नॉर्दर्न आयरलैंड बन के यूके बनता है। तो इंग्लैंड और वेल्स जो हैं इसमें, और यूएसए में जो अटॉर्नी जनरल होता है उनका, यूएसए का अटॉर्नी जनरल और इंग्लैंड और वेल्स के जो अटॉर्नी जनरल हैं, तो वो कैबिनेट के मेंबर होते हैं। लेकिन हमारे देश में अटॉर्नी जनरल जो है वो कैबिनेट के मेंबर नहीं होते। ये एक एड ऑन इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। आर्टिकल 76 सब आर्टिकल 1 जो है वो कहता है कि अटॉर्नी जनरल को अपॉइंट कौन करता है? अटॉर्नी जनरल को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं। और इसकी क्वालिफिकेशन क्या है? एक ऐसा व्यक्ति जो सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए लायक हैं, जो सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए क्वालिफाइड है,
ऐसे व्यक्ति को अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बनाया जाता है, अपॉइंट किया जाता है बाय प्रेसिडेंट। इसका कोई इलेक्शन नहीं होता है, प्रेसिडेंट इनको इलेक्ट करते हैं, अब बिग योर पार्डन, प्रेसिडेंट इनको सिलेक्ट करते हैं, अपॉइंट करते हैं, राइट। इलेक्शन नहीं होता है, सिलेक्शन होता है बाय प्रेसिडेंट। आर्टिकल 76 सब आर्टिकल 4 क्या कहता है? द अटॉर्नी जनरल शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर of the president and shall receive such remuneration as the president may determine। इनकी कोई लिमिट नहीं होती है। एज यू कैन सी कोई एज लिमिट तो है नहीं, इसीलिए 91 ईयर के वेणुगोपाल साहब जो हैं वो करंट हमारे अटॉर्नी जनरल हैं। तो 65, 62, 60 ऐसी कोई एज लिमिट इनकी नहीं होती है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई, इसीलिए मैंने जानबूझकर जो वेणुगोपाल साहब हैं उनकी एज 91 ईयर्स है, वो चीज़ मैंने मेंशन इसीलिए की ताकि आपको ये डाउट भी क्लियर हो जाए कि अटॉर्नी जनरल की ऑफिस होल्ड करने के लिए एज लिमिट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के जज जो हैं उनकी एक एज लिमिट है, लेकिन अटॉर्नी जनरल की ऑफिस की कोई एज लिमिट नहीं है। द अटॉर्नी जनरल शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। जब तक प्रेसिडेंट चाहेंगे तब तक वो ऑफिस में रहेंगे। जनरली स्पीकिंग ऐसा होता है कि 5 साल तक जैसे सरकार होती है जनरली, राइट। लेकिन हमने देखा कि 2014 से 17 तक मुकुल रोहतगी रहे और उनके बाद वेणुगोपाल साहब आ गए, राइट। तो ये चीज़ हमने अभी देखी, 17 से लेकर अभी 2022 तक वेणुगोपाल साहब है। तो इसमें फिक्स नहीं है कि 5 साल ही, यहाँ पर तो उनकी एज हो गई इसलिए वो अब इस ऑफिस को अलविदा कर रहे हैं। तो कोई टेन्योर फिक्स नहीं है, 5 साल, 3 साल, 2 साल, ऐसा कुछ नहीं है। जब तक प्रेसिडेंट चाहेंगे तब तक रहेंगे। नॉर्मली क्या होता है कि लेट्स से यूपीए की सरकार है, मान लीजिए, अभी चलो एनडीए की सरकार है, तो एनडीए की सरकार ने किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति को अटॉर्नी जनरल बनाया और फिर नेक्स्ट लेट्स से XYZ की सरकार आ गई, तो XYZ की सरकार जो है वो एनडीए के द्वारा अपॉइंटेड अटॉर्नी जनरल को नहीं रखेंगे। वो क्या करेंगे, अपने खुद का एक सिलेक्शन करवाएंगे और प्रेसिडेंट को कहेंगे कि आप इनको अपॉइंट कर दीजिए। इवेंचुअली प्रेसिडेंट जो है वो किसकी सलाह पर काम करते हैं? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की, राइट। एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। तो प्राइम मिनिस्टर जो कहेंगे उस व्यक्ति को अटॉर्नी जनरल बनाया जाएगा। ये प्रैक्टिकल वर्ल्ड की बात है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन कहता है प्रेसिडेंट, राइट। तो प्रेसिडेंट जब तक चाहेंगे तब तक वो ऑफिस में रहेंगे और उनकी जो सैलरी है, रेम्यूनरेशन, उनको जो पैसे मिलेंगे, सैलरी मिलेगी, वो भी प्रेसिडेंट जो है वो डिटरमाइन करते हैं। तो दोस्तों बहुत ही आराम से, बहुत ही धीरे धीरे एक एक चीज़ को बार बार रिपीट करते करते मैंने आपको ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है वो समझाया है। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। अगर सारी चीज़ें समझ में आ गई हैं, आपको इस वीडियो से काफ़ी फ़ायदा हुआ, मज़ा आया, चीज़ें सीखने को मिली, तो एक छोटा सा काम कर दीजिएगा। पहले तो लाइक बटन को प्रेस कर दीजिए और इसके साथ ही दूसरे विद्यार्थियों को, दूसरे स्टूडेंट्स को क्यूरियसली एजुकेशन के बारे में ज़रूर बताइएगा। यू कैन जस्ट शेयर दिस वीडियो एंड राइट ए स्मॉल मैसेज। उनको बताइएगा कि अटॉर्नी जनरल की ऑफिस या फिर अटॉर्नी जनरल के फंक्शंस एंड पावर्स, वो सारी चीज़ें जो हैं वो इस पर्टिकुलर लेक्चर में समझाई गई है। छोटा एफर्ट लेंगे आप, बड़ा रिजल्ट क्रिएट होगा फॉर क्यूरियसली एजुकेशन। दैट विल बी अ बिग हेल्प फॉर द चैनल एंड दिस इज़ योर चैनल। ये हमारी चैनल नहीं है, हम सब की चैनल है, राइट। तो यू कैन feel free to promote it as you like. Thank you very much for your love and support. God bless you all. Jai Hind.